गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कैसी हो रही है आपकी? अच्छा, ग्रेट। अच्छे से पढ़ना है। अगेन मैं आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन दैट टीचर के भरोसे नहीं बैठना है, खुद से भी प्रिपेयर करना है आप लोगों को। ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस पर एक बुक भी है, उसको बाद में मैं बताऊंगा। ये है कौन एनी फ्रैंक, इसने डायरी में क्या लिखा था? देखिए, ये है आपको जो एनसीईआरटी बुक में जो फ़ोटो दिया है, ये एक बच्ची है एनी फ्रैंक का। इसने 13 साल की एज में डायरी लिखा था और वो बेचारी 15 साल के एज में मर गई थी। ये सब बातें करेंगे तो उसकी डायरी जो है, काम करते हैं उसको पढ़ते हैं, उसमें बेटर डिस्कशन दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, एनी लीज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 टू फरवरी मार्च 1945। ठीक है, ये इनका टाइमलाइन है कि कब पैदा हुई थी। 12 जून 1929 को और वे फेब या मार्च में 1945 में मर गई थी। देखिए कितने साल की है फिर? 29 और 16 साल की। ठीक है, मात्र 16 साल की एज में बेचारी ये मर गई थी। वॉज अ जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल हु रोट वाइल in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो ये पैदा हुई थी कहाँ पे? जर्मन में, लेकिन ये ज्यूइश थी। उसको क्या बोलते हैं? यहूदी बोलते हैं आई थिंक। तो जो जर्मन के लोग होते हैं वो यहूदी को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जैसे होता है ना, जैसे हिंदू मुसलमान का वैसा होता नहीं है, बट कई सारी जगह पे हिंदू लोग मुसलमान को पसंद नहीं करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इसे ही वहाँ पे कुछ कुछ कंट्री में, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, जर्मन में ज्यूइश को पसंद नहीं करते, यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। तो ये डायरी कब लिखी थी इसने? कि जब ये छिपी थी कहाँ पे? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड का कैपिटल है। जब वहाँ से लोग भगे थे जर्मन से, ठीक है, जर्मनी से। जर्मनी में कौन था? हिटलर आ गया था, नाजी को लीड कर रहा था। और हिटलर जो था यहूदियों को बहुत ऑपरेश करता था, उससे ज़्यादा अत्याचार हुआ करता था उस समय। तो ये लोग भाग के नीदरलैंड आ गए थे, नीदरलैंड के कैपिटल में एम्स्टर्डम में, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ठीक है। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis occupation extended into the Netherlands। कह रहा है ये लोग जर्मनी से भाग के नीदरलैंड आ गए थे। एम्स्टर्डम में ये लोग छुपे हुए थे, आ गए थे, नहीं वहाँ से लोग भाग के एम्स्टर्डम में आ गए थे, लेकिन जर्मनी के जो सिपाही थे वो लोग फिर से वहाँ पे आ गए नीदरलैंड में। तो इन लोग को वहाँ पे छुपना पड़ा एम्स्टर्डम में। एज परक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूस पॉपुलेशन इंक्रीज। परक्यूशन मतलब होता है ना, जब अत्याचार बोल सकते हैं उसको। जब दबाव या अत्याचार बढ़ने लगा, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। और आपको एक चीज़, इसका डेट हमेशा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक कब मरी थी, एक कब छुपी थी, कब वहाँ से जर्मनी से कब ये नीदरलैंड आई, तो आपको सब डेट याद रखना होगा। इन 1942 इन हिडन रूम फॉर आवर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो इनके पापा का नाम दिया गया है ओटोस फ्रैंक। तो ओटोस फ्रैंक का एक बिल्डिंग था, कहाँ पे था? यहाँ पे एम्स्टर्डम में। तो वहाँ पे लोग छिप गए थे आफ्टर 2 years इन हाइडिंग। 2 साल छिपे रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल सही न था। वहाँ पे वे लोग अगर यहूदियों को देखते थे तो उनको सीधे गोली से उड़ा देते थे। The group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। कह रहा जब पता चल गया, बिट्रेड हो गया, मतलब कि जब इसको पता चल गया, जब वहाँ के सिपाही ने उसको ढूंढ लिया कि ये लोग छुपे बैठे हैं, तो इन लोग को कंसंट्रेशन कैंप पे ले गया गया। कंसंट्रेशन क्या होता है ना, जो रिफ्यूजी कैंप बोल सकते हैं, वहाँ पे ले गया गया। और जो बेचारी अनी थी वहाँ पे टाइफस से मर गई थी। बर्जन बेल्सन, इस जगह का नाम है बर्जन बेल्सन, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मॉर्गेट फ्रैंक।
और कुछ दिनों के जब उसकी बहन मरी थी तो उसके कुछ दिनों बाद ये मर गई थी। हर फादर वोटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। और इसके पापा ही जो थे इनके ग्रुप में बचे थे। इनके ग्रुप में कौन कौन था? इनके पापा थे, इनकी मम्मी, इनकी एक बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक और ये एनी फ्रैंक, 4 लोग थे। तो जब सब वो जो वॉर है ख़त्म हो गया तो इसके पापा फिर से वापस आए एम्स्टर्डम में। तो उन्होंने क्या देखा कि एक डायरी है बची हुई है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंगर। तो इन्होंने इसको पढ़ा और देखा, कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। और जब इनको लगा कि मेरी बेटी का वो है तो इनको प्रिंट करा दिया और इस बुक के नाम से प्रिंट हुआ है। इसका बुक का नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। बहुत ही अच्छा बुक है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। तो डायरी इसको कब किया था? 13वें बर्थडे में इसको दिया गया था, जिसमें एक क्रॉनिकल्स मतलब जो इवेंट्स होते हैं, जो यादें हैं, उसने लिखना शुरू किया था फ्रॉम 12 जून 1942। 12 जून 1942 किसका डेट है? इसके बर्थडे का डेट है। तो शुरू से इसने लिखना शुरू किया था और आखिरी डेट क्या था? 1 अगस्त 1944 को इसने लिखना बंद कर दिया था। हो सकता है इस डेट को नाजी ने इन लोगों को पकड़ लिया हो। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read books। तो इसका जो रिटन लैंग्वेज था वो एनी फ्रैंक ने इसको डच लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन बाद में ये ट्रांसलेट होकर बहुत सारे लैंग्वेज में बिका, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में। There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary। तो इस पर बहुत सारा किताब तो लिखा ही गया, इसके ऊपर बहुत सारी मूवी बनी, नाटक हुआ, ओपेरा गाया गया, बहुत सारी चीज़ें इस पर हुआ। Described as a work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of a daily life under Nazi's occupation। तो ये दिखाया गया है कि जब ये लोग कैद थे वहाँ पे 2 साल के लिए छिपे थे, तो डेली लाइफ इनका कैसे हुआ करता था, किस तरीके से ये लोग जिए। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। तो डायरी की वजह से इनको बहुत ही जाना जाने लगा और वन द मोस्ट होलोकॉस्ट बोल सकते हैं कि जो बहुत विध्वंसक है, जो जिसपे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ, तो सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी पे हुआ था बेचारी पे। तो ये एनी फ्रैंक से पता चलता है कि कितना इन्होंने दुख दर्द झेला था उस समय। तो उसी का कहानी है। तो उसी के बुक से, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स के बुक से एक टुकड़ा लिया गया, एक सेगमेंट लिया गया है, उसके बारे में आज लोग पढ़ेंगे। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो अब एक शुरू करती हैं जब डायरी लिखती हैं तो डायरी में खुद लिखती हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्यों है? Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old schoolgirl। करीब पहली बात तो मैंने आज तक कभी कुछ लिखा नहीं है, और दूसरी बात मुझे नहीं लगता कि लिखने के बाद भी इसको कोई पढ़ेगा। कोई भी 13 साल की म्यूजिंग्स मतलब कि थॉट्स, कोई भी 13 साल के बच्चे को इतना अहमियत देगा कि कहेगा अरे यार 13 साल की बच्ची है, इसने क्या लिखा होगा, इसको छोड़ दो। तो इसी वजह से ये इसको बहुत स्ट्रेंज लग रहा है कि मैं, पता चला मैं इतनी मेहनत से डायरी लिखूं, कोई पढ़े भी ना, मुझे बच्चा समझ के। ठीक है, ओ वेल इट डजंट मैटर, करेक्ट, कोई बात नहीं। फिर भी आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन कर रहा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। यहाँ पे गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट मतलब होता है ना कि दिल का बोझ हल्का करना। करेक्ट, ठीक है, मुझे लिखने का मन कर रहा है, और जब मैं लिखूँगा तो जब मैं लिखूँगी तो हो सकता है कि मेरे दिल का कुछ बोझ जो है हल्का हो जाए। क्योंकि लिखना कब शुरू की थी? जब ये लोग छुपे हुए थे। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, बहुत अच्छा लाइन है। जो पेपर है वो लोगों से ज़्यादा पेशेंस रखता है। क्यों? क्योंकि पेपर कभी आपको जवाब नहीं देता है। आप जब पढ़ना चाहें, जब लिखना चाहें, तो आप एक तरीके का दोस्त है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or to go out।
तो मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि जब मैं बोर हो रही थी, अपने चेहरे को हाथ पर रख के सोच रही थी कि, और मैं थोड़ा सा परेशान भी थी कि मैं खेल लूँ या बाहर जाऊँ, तब मुझे मेरे दिमाग में थॉट आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this steep back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. ठीक है, तो मेरा जो थॉट था, जो मेरे में क्रिएट मन में आ रहा था कि हाँ, पेपर के पास तो पेशेंस है, लोगों से ज़्यादा पेशेंस है. और मेरा प्लान ये था कि मैं जब भी डायरी लिख लूँगी तो मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूँगी. स्टेप बैक मतलब जो मोटी सी डायरी है, मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूँगी, अनलेस आई शुड हैव अ फ्रेंड, फाइंड अ रियल फ्रेंड. जब तक कि मैं एक अच्छा दोस्त ना पालूँ, कि क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई अच्छा दोस्त नहीं बना है, तो मैं तो किसी को डायरी नहीं दूँगी. मैं लिखूँगी, लेकिन अगर कोई अच्छा दोस्त मिल गया तो मैं उसके साथ अपना डायरी शेयर करूँगी. इट प्रोबली वॉन्ट मेक अ बिग बीट ऑफ डिफरेंस. और शायद इससे कोई ज़्यादा अंतर पड़ता ही नहीं है. क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसके पास कोई दोस्त ही नहीं था. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. कहा कि तो मुझे ख्याल है कि मेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है, तो कहते हैं फिर मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ, छुपी हुई बैठी हूँ, तो मैं काम करती हूँ, मैं अब लिखना ही शुरू कर देती हूँ. तो ये बातें अपने डायरी में इन्होंने लिखती हैं. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. फिर बोलती हैं कि मैं एक बात आपको बड़े अच्छे से बता दूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. कि आप लोगों को तो विश्वास नहीं होगा कि 13 साल की बच्ची कभी भी अकेली रह सकती है. एंड आई एम नॉट, मैं अकेली नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. कह रहे मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं और 16 साल की मेरी दीदी हैं. और तब तक ये कितने साल की थी एनी फ्रैंक? 13 साल की. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड. कह रहे मैं 30 लोग और भी हैं आसपास, उनको मैं दोस्त बोल सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग ऑन्ट्स एंड अ गुड होम. मेरे पास घर भी है, अच्छे लोग भी हैं. नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग. कि अच्छा, अगर सरफेस पे देखा जाए तो आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. लेकिन मेरे पास एक अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. और मैं हमेशा सोचती हूँ जब भी मैं अपने दोस्त के साथ रहूँगी तो एक अच्छा टाइम गुजरेगा, बात करेंगे, शेयर करेंगे चीज़ों को. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. ठीक है, दोस्त हैं मेरे पास, लेकिन उससे हम लोग बस ऑर्डिनरी चीज़ बात होती है, मतलब काम की बात होती है, बहुत इंटीमेट चीज़ें बात नहीं होती है, और बहुत अंदर की बात शेयर नहीं होती. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. क्योंकि हम लोग एक दूसरे के करीब भी नहीं आ पाते. क्यों? क्योंकि वहाँ का सिचुएशन ही ऐसा था. वे लोग डरे डरे रहते थे. वो लोग सर्वाइवल पे ही टिके हुए थे. कैसे कैसे उनका दिन कट रहा था, छुपे हुए थे. तो उन लोग इन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे. लेकिन छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची का इमेजिनेशन थोड़ा ज़्यादा दौड़ता है, चलता है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड मतलब होता है कि भरोसा करना किसी पे बहुत ज़्यादा. कह रहा है कि हो सकता है कि मेरी गलती हो कि मैं किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. कह रहे हाँ, अब सिचुएशन ही ऐसा यहाँ का है. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. और दुर्भाग्य से ये है कि ये चेंज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये लोग छिपे हुए हैं. क्योंकि अभी तो लोग सोच रहे हैं कैसे ज़िंदा रहें. अभी इनके दिमाग में ये नहीं कैसे खेलें, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड अ डायरी. और इसी वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सिचुएशन बदलने वाला है नहीं. अभी कब तक छिपी रहूँ, क्या हो, दोस्त मेरे पास है नहीं, तो मैं बोर होकर क्या करूँगी, मैं बाहर भी नहीं जा सकती. तो बेटर है ना कि मैं एक डायरी लिखना शुरू करूँ. टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the fact in the diary the way most people would do. तो ये सब सोचती है और फिर बोलती है कि जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, क्योंकि ये अब डायरी को, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड किसको बोल रहा है? डायरी को बोल रहा है. कह रहा है ये जो डायरी है, क्योंकि ये डायरी लिखने से पहले बहुत बार सोचती है क्या करूँ क्या नहीं करूँ. तो ये सब जो थॉट्स है इसके ऊपर का, ये सब डायरी लिखने से पहले का है. तो ये भी डायरी में इन्होंने लिखा है.
तो मैं फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट इन द डायरी। कह रही मैं डायरी में कोई फैक्ट नहीं लिखूँगी कि मैंने ये किया, मैं इतने बजे उठी, मैं सुबह मैं फिर चाय पी, मैंने खाना खाई, ये हुआ, मम्मी से ये बात किया, मम्मी से वो बात किया। मैं इस तरीके से नहीं लिखूँगी जिस तरीके से अधिकतर लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं क्या करूँगी, मैं डायरी को अपना एक फ्रेंड ट्रीट करूँगी एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड कीटी। और उन्होंने उसको नाम भी दे दिया, क्या, कीटी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं डायरी को बहुत एक अच्छे क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग वे में लिखूँ, बहुत एक इंट्रेगिंग वे में लिखूँगी, अपना दोस्त समझ के, जिससे हम कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं था। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. प्लंज मतलब कि डायरेक्ट किसी पॉइंट पे आना। करेंगे अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे लिख दूँ कि मैं दोस्त, मैं छिपी हुई हूँ यहाँ पे नीदरलैंड में, ये है वो है, फैक्टफुल बात लिख दूँ, तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। आई बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। करेंगे मैं एक काम करता हूँ, मैं शुरू से लिखती हूँ कि जो ब्रीफ स्केच मतलब कि पूरा जो स्केच है, पूरा जो लाइफ में जो मेरा हुआ है, जो भी मेरा टाइमलाइन है, मैं उसको ब्रीफ में लिखूँगी, ताकि जो भी पढ़े बाद में, जो भी मेरा फ्रेंड हो, उसको समझ में आ जाए, मेरे बारे में पूरा उसको जानकारी मिल जाए। मच एस आई डिसलाइक डूइंग सो। भले ही मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगे, मुझे पसंद ना हो करना, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से ही लिखूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही मुझसे प्यार करते थे। मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा था। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। तो जब मेरे पापा जब 36 साल के थे, इन्होंने मेरी माँ से शादी किया, जिसकी मेरी माँ का एज उस समय 25 ईयर्स था। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो इस समय ये लोग जर्मनी में ही रहते थे। तो 1926 में मेरी बड़ी दीदी का जन्म हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। देख रहे हैं, ये लगभग तीसरी या चौथी बार इनका डेट आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि इनका जन्म कब हुआ था। 12 जून 1929 में। इनका 26 साल 1926 में होता है, यानी कि 3 साल इनसे बड़ी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। कि मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की ना हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। ठीक है, तो एमिग्रेट मतलब होता है ना कि जब एक देश से दूसरे देश में जाना। तो 1933 में लोग हॉलैंड चले आए। जब 29 से 33 कितना हुआ, 4 साल का, तो 4 साल ये जर्मनी में रही। माई मदर एडिट हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। ठीक है, तो ये कहाँ चले गए, हॉलैंड में चले गए सितंबर में। पापा और मम्मी साथ में गए। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अगेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। जबकि मुझे और मेरी जो दीदी थी उसको ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और मार्गोट कब चली गई, हॉलैंड दिसंबर में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और मैं दो महीने बाद मैं भी वहाँ पे चली। कहाँ पे, हॉलैंड। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। ये थोड़ा फनी लाइन है। तो ऐसा लगा कि जब फरवरी में मेरे दीदी का बर्थडे था मार्गोट का, तो मुझे लाके पटक दिया गया वो, किस पे, उसके टेबल पे, कि लो भाई तुम्हारा प्रेजेंट आ गया है, तुम्हारी छोटी बहन आ गई, ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट है, इसे खेलो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। और मैं वहाँ पे मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में दाखिला लिया और मैं वहाँ से पढ़ी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। और मैं वहाँ तब तक रही जब तक मैं 6 साल की ना हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। उसमें मैंने फर्स्ट फॉर्म, जैसे होता है ना क्लास, नर्सरी LKG UKG, वहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का क्लास है। तो मैंने फर्स्ट फॉर्म में एडमिशन लिया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell। और मुझे 6 साल के बाद मुझे वहाँ से जाना पड़ा। जो मिस्टर क्यूपरस थी, मुझे उससे बहुत ही लगाव हो गया था, वहाँ की वो हेड मिस्ट्रेस भी थी। तो जब मेरा फेयरवेल हुआ तो बहुत ही थोड़ा सा मार्मिक था, कह सकते हैं, बहुत पेनफुल था, क्योंकि जब लगाव लग जाता है तो दूर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आता है 1941।
इन द समरी ऑफ 1941, देखिए आपको अगर समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो इसका एक प्रॉपर आप टाइमलाइन बना लीजिएगा कि बर्थ कब हुआ, कहाँ बर्थ हुआ, किस सिटी में, फिर कब ये लोग हॉलैंड आए, किस सन में आए, फिर इनकी क्या क्या है, कब ये किस स्कूल गई, तो पूरा टाइमलाइन जब बना लेंगे खुद से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है आप लोगों को। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. जब 1941 इसका बर्थडे आया तो इनकी जो ग्रैंडमा थी वो थोड़ा सी बीमार चल रही थी, तो इनका जो बर्थडे था उतने अच्छे तरीके से नहीं मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और जो ग्रैंडमा थी इनको 1942 में इनका देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और कोई भी नहीं बता सकता कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ और मैं उसे आज भी प्यार करती रहूँ, कितनी उनके बारे में सोचती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमा कैंडल वॉज लीट अलोंग विद द रेस्ट। ठीक है, और जो 1940 में जो मेरा बर्थडे जब मना था, बाद वाला बर्थडे मना था उसके बाद वाला, तो उसमें थोड़ा सा उसको कहता था ना कि पिछले वालों को कवर कर दिया गया, और मैंने कैंडल में एक ग्रैंडमा के लिए भी कैंडल जलाया गया। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, 4 ऑफ अस मतलब कि इनके मम्मी पापा, इनकी दीदी और एक खुद अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट्स ऑफ 20 जून 1942। तो ये पास्ट की बात बता रही है, ठीक है, क्लियर हो कुछ, पास्ट की बात बता रही है, कैसे वो जन्म हुई, कहाँ तक पढ़ी, कैसे स्कूल आई, कैसे इनकी दादी मरी। अब प्रेजेंट की बात बता रही है कि जो आज ही लिखने बैठी हैं कि 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलमन मतलब कि जो स्ट्रिक्ट और बहुत ही प्रोफाउंड डेडिकेशन मुझे डायरी के प्रति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कैसे लगी अभी तक कहानी, अभी नेक्स्ट पार्ट में ये डायरी लिखना शुरू करेंगे, तो असली डायरी वहाँ से हम लोग को समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसका एक टाइमलाइन बनाना है, ठीक है, और मुझे होमवर्क तौर पे आपका यही है कि इनका टाइमलाइन बनाइए कि कब आपको इस वाले बिफोर रीड से मिल जाएगा, कब पैदा हुई, कब ये हॉलैंड आई, कब नीदरलैंड गई, इनका कब मरी, बीच में दादी कब मरी, स्कूल कब गई, ठीक है, सब बना के मुझे शेयर करना। क्लियर है, तो बना के भेजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।